हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस। चलिए, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए, आज आते हैं आज की वोकैबलरी पे। तो पहला वर्ड है सीज़ फायर। सीज़ फायर को अगर आप देखोगे तो दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है सीज़। सीज़ का मतलब होता है रोक देना। फायर मीन्स वॉर या फिर आग। तो वॉर को रोक दिया गया, इसका मतलब क्या किया गया? सीज फायर लगाया गया। और ये जो रोकना होता है कैसा होता है? टेम्पररी होता है। अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग, थोड़े से टाइम के लिए, थोड़ी सी देर के लिए लड़ाई को रोक दिया गया है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये शब्द आपका नाउन है। ट्रूस, आर्मिस्टाइज, सस्पेंशन, स्टैंड डाउन, इन सब का मीनिंग क्या है? कि वॉर रुक चुकी है थोड़े टाइम के लिए। एंटोनिम्स क्या हो गए? रिजम्पशन। रिजम्पशन मीन्स वापस से चालू हो गई। ये रिजम्पशन नाउन है। किसका नाउन है? रिज्यूम वर्ब का नाउन है। रिज्यूम का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को वापस से चालू कर देना। तो वापस से चालू हो गई, एस्केलेशन बढ़ गई, कॉन्टिन्यूएशन लगातार चल रही है। तो जो सीज फायर हुआ, जो लड़ाई रुकी, इसने एक सुकून दिया उस रीजन में जहाँ पे लड़ाई हो रही थी। एब्सटेन करना मीन्स किसी चीज़ से दूरी बनाना, किसी चीज़ से परहेज करना। ही एब्सटेन्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग, ही एब्सटेन्ड फ्रॉम स्मोकिंग, मतलब उसने उससे दूरी बनाई। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। तो वॉलंटरली, वॉलंटरली मीन्स अपनी इच्छा से रिफ्रेन करना, दूरी बनाना किसी चीज़ से। शन करना, अवॉइड करना, एस्क्यू करना। एस्क्यू पर डबल स्टार मार्क करेंगे, बहुत बारी वर्ड एग्जाम में आ चुका है। मीन्स किसी चीज़ को अवॉइड करना। एंटोनिम्स, आप एंडोर्स कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, बैक कर रहे हो, सबका मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट कर रहे हो। तो उसने क्या किया? ही एब्सटेन फ्रॉम डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स मिठाई। तो उसने मिठाई नहीं खाई। क्यों? क्योंकि वो अपनी डाइट को फॉलो करना चाहता था। अभी जो डेजर्ट वर्ड है ना, इसके भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। एक होता है डेजर्ट। ये डेजर्ट क्या होता है बेटा? ये डेजर्ट नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है रेगिस्तान। फिर ये जो डेजर्ट होता है ये एक वर्ब भी होता है। जब ये वर्ब होता है इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को त्याग देना। फिर ये डेजर्ट, DESSERT, ये एक नाउन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? मिठाई। तो ये दोनों सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, और ये वर्ड ही थोड़ा सा डिफरेंट है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बिसीच। बिसीच करने का मतलब क्या? आपने चारों तरफ से घेर लिया है, आपने उस इंसान को परेशान कर दिया है। तो घेर लिया है, टू बी सराउंडेड बाय आर्म्ड फोर्सेज और सब्जेक्टेड टू इंटेंस प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, घेर लिया। एक्शन की बात कर रहे हैं फिर से। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। आप उसको हैरिस कर रहे हो, पेस्टर कर रहे हो, असेल कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। एंटोनिम्स, आपने लिबरेट कर दिया, फ्री कर दिया, रिलीव कर दिया, सुकून दे दिया, अनबर्डन कर दिया, बर्डन, बोझ हटा दिया। एक और वर्ड लिख सकते हो, इमांसिपेटेड। इमांसिपेटेड का मतलब भी क्या होता है? आपने उसको फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। तो सीईओ को लगा कि वो घिरा हुआ है। किस चीज़ से घिरा हुआ है? लगातार जो डिमांड आ रही है शेयर होल्डर्स की, उससे सीईओ घिरा हुआ है, ऐसा सीईओ को लगा। अच्छा, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं कंपनी के किसी भी डिसीजन से, उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर भी स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉय भी स्टेक होल्डर है, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों शेयर होल्डर्स हों। अगला वर्ड है रबल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, इसका मतलब है मलबा। कोई चीज़ टूट के गिर गई है तो जो मलबा बन गया है उसको क्या बोलते हैं? रबल बोलते हैं। डेब्रिस, रेमनेंट्स, रूइंस, लिटर्स, वही जो मतलब अब कोई यूज़ का नहीं है, बिल्डिंग थी, बिल्डिंग का मलबा आ गया। एंटोनिम्स क्या हुआ? स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है। एडिफाइस पे डबल स्टार मार्क करेंगे, एडिफाइस बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, मीन्स बिल्डिंग। तो अर्थक्वेक के बाद जो इतना वाइब्रेंट सिटी था, वाइब्रेंट में इतनी ज़्यादा एनर्जी वाला, फुल ऑफ लाइफ वाला जो शहर था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो क्या रह गया? मलबा रह गया। अगले वर्ड पे आते हैं सौम्र। सौम्र बहुत ही नेगेटिव टोन का शब्द है, इट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब क्या? कोई चीज़ जो बहुत ही ख़राब हो, कोई चीज़ जो आपको दुख सा फील करवाए, कोई चीज़ जो आपको डिसअपॉइंटमेंट दे। समथिंग दैट इज़ डार्क और ग्लूमी इन मूड और टोन, जो कैसी हो? डार्क हो, ग्लूमी हो, दुख देने वाली हो या ख़राब फील करवाने वाली हो। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया। ग्रेव, सीरियस, मोर्नफुल, ड्रेडी मीन्स बहुत ही खराब। अच्छा, ग्रेव वर्ड सभी को पता है, ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है। जब ये नाउन होता है इसका मीनिंग होता है कब्र, लेकिन जब ये एडजेक्टिव होता है इसका मीनिंग क्या होता है? सीरियस। एंटोनिम्स क्या हो गया? ऑप्टिमिस्टिक है, चीयरफुल है, रेडिएंट है, जॉयफुल है, मतलब बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है। इस ऑप्टिमिस्टिक का एक सिनोनिम भी होता है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक क्या होता है? नेगेटिव जो होता है।
तो जो सॉम्ब्र स्काई था, जो डार्क स्काई था, उसने उसके मूड को मैच किया। जैसे जैसे वो घर अकेले गया तो उसका मूड भी खराब था और स्काई भी उतना ही खराब लग रहा था, मतलब डार्क था। इंस्टिल करना, किसी के अंदर कुछ पैदा कर देना, किसी के अंदर कुछ स्टैब्लिश कर देना। इंस्टिल करना ग्रेजुअली, धीरे धीरे, लेकिन आपने उसको वो आइडिया उसके मन के अंदर बसा दिया, मीन्स आपने इंस्टिल कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। इन्फ्यूज़ किया, इंजेक्ट किया, एम्बेड किया, इनकलकेट किया, मीन्स डेवलप किया, किसी के मन में स्टैब्लिश किया। एंटोनिम्स, इरेडिकेट कर दिया, मिटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, डिसलॉज कर दिया, हटा दिया, डिस्पेल कर दिया, रिमूव कर दिया, मीन्स हटा दिया। तो उसने कोशिश करी कि वो कॉन्फिडेंस स्टैब्लिश कर पाए, कॉन्फिडेंस की स्थापना कर पाए, कॉन्फिडेंस ला पाए अपने शर्मीले बेटे में। किससे पहले? अब उसके फर्स्ट डे एट स्कूल से पहले उसने कोशिश करी कि वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर ला पाए। अगला वर्ड है कोर्स। कोर्स मीन्स जबरदस्ती करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो अगर आप किसी को ज़बरदस्ती कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? कोर्स कर रहे हो। इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? इसका नाउन फॉर्म होता है कोवर्शन, मीन्स किसी के साथ ज़बरदस्ती। तो कोर्स करना, ज़बरदस्ती करना, कंपेल करना, ज़बरदस्ती करना, प्रेशराइज करना या प्रेशर करना, इंटिमिडेट करना, डराना, धमकाना। एंटोनिम्स क्या होगा? कन्विंस किया आपने, परसुएड, मना लिया, इंस्पायर किया, इन्फ्लुएंस किया। तो उसने अपने छोटे भाई को ज़बरदस्ती की कि सारे के सारे काम वो उसके लिए करें, डूइंग हिज चोर्स फॉर हिम। चोर्स मीन्स जो घर के काम होते हैं। तो उसने अपने छोटे भाई को के साथ ज़बरदस्ती की कि वो काम कर ले। अच्छा, जो कंपेल्ड वर्ड है ना, जब भी कंपेल वर्ब की तरह यूज़ होता है तो इसका मीनिंग होता है ज़बरदस्ती करना, है ना। कभी कभी ये कंपेल एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है और उसमें V1+ing फॉर्म में यूज़ होता है। कंपेलिंग क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है और इसका मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ कंपेलिंग होती है, इसका मतलब आपको करनी पड़ेगी, बहुत अट्रैक्टिव होती है वो चीज़। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्पोंडेंसी। लास्ट में ENCY लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। डेस्पोंडेंसी में सब बहुत ख़राब फील कर रहे हो, अ स्टेट ऑफ लो स्पिरिट, सब बहुत दुखी हो, डेस्पेयर, होपलेसनेस, मेलनकोली पे डबल स्टार मार्क करो। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको ऑथर की टोन बतानी है और ऑथर की टोन कभी कभी कैसी होती है? मेलनकोलिक होती है। मेलनकोलिक टोन का मीनिंग क्या होता है? ऑथर बहुत दुखी है। डिजेक्शन, सैडनेस। एंटोनिम्स क्या हो गए? बहुत पॉजिटिव है ऑथर, ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है, एंथुजियास्टिक है। तो उसकी डेस्पोडेंस, जितना दुख था, उसका दुख एकदम एविडेंट था। एविडेंट मीन्स क्लियर था। इन ए स्लम्ड पोस्चर, स्लम्ड मीन्स नीचे की तरफ झुका हुआ जो उसका पोस्चर था, एंड डाउनकास्ट आइज, मतलब उसकी आंखों में, उसकी बॉडी से क्लियर समझ में आ रहा था कि वो कितना दुखी है। कुछ इडियम्स पे आते हैं। पहला इडियम है इन दी ऑफिंग। इन दी ऑफिंग मीन्स कोई चीज़ जो होने वाली है, तो कोई चीज़ होने वाली है, इट इज़ इन दी ऑफिंग, होने वाली है। ऑन दी होराइजन भी यूज़ करते हैं इसके लिए। कोई चीज़ होराइजन पे है, इसका मतलब क्या है? होने वाली है। ऑन द कार्ड्स भी यूज़ करते हैं। कोई चीज़ कार्ड्स पे है, इसका मतलब वो चीज़ क्या है? होने वाली है। बरी द हैचेट, इसका मतलब क्या है? आप एक तरीके से बरी कर दो, मीन्स गाड़ दो, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं सबको ख़त्म करो और अब शांति स्थापना करो। लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत थी, ख़त्म करो अब सबको, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करो, शांति लेके आओ। कॉल ऑफ द डॉग्स। कॉल ऑफ का मीनिंग होता है कैंसिल करना, वैसे, है ना। डॉग्स किसके लिए यूज़ किया? कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हो, एग्रेसिव एक्शन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वॉर कर रहे हो, चिड़चिड़ा रहे हो, बुरा बुरा बोल रहे हो, अब उसको रोक दो या सीज कर दो, स्टॉप कर दो। तो कैंसिल कर दो भाई, अब सारी जितने भी आपके वॉर के प्लान्स हैं, लड़ाई करना है, अटैक करना है, सबको ख़त्म करो, एग्रेसिव एक्शन को ख़त्म करो, मीन्स कॉल ऑफ द डॉग्स। कुछ फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। क्रैम्ड इनटू। क्रैम्ड इनटू मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बंद गए हो, आपको किसी एक बाउंड्री के अंदर बांध दिया गया, आपके आपका फ्रीडम आपसे छीन लिया गया है। तो फीलिंग कन्फाइंड और रेस्ट्रिक्टेड। अबाइड बाय मतलब आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, यू हैव टू अडियर टू द रूल्स। जितने भी रूल्स हैं वो आपको क्या करने होंगे? फॉलो करने होंगे, मीन्स यू विल हैव टू अबाइड बाय देम। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? येस और नो माय चैम्पियंस? एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, एवरीवन। आज पता है हम लोग ना ऋषिकेश आए हुए थे और बहुत ज़्यादा फैमिली के प्रेशर की वजह से कि नहीं हमेशा 2 दिन तो बनते हैं, आई थॉट कि मैं एडिटोरियल की क्लासेस नहीं लूँगी, आप लोगों को मैं PDF दे दूँगी और मैं पढ़ने के लिए बोल दूँगी कि आप लोग पढ़ लेना। पर पता है मेरा मन ही नहीं माना। होता है ना कि किसी चीज़ की इतनी हैबिट होती है कि जो चीज़ ना होना तो आपको अंदर से ही गिल्टी फील हो। तो हियर वी आर डूइंग द एडिटोरियल सेशन एंड आई एम नाउ फीलिंग वेरी हैप्पी। आप लोग भी खुश हैं या नहीं? चलो,
आर्टिकल पे आते हैं, स्टॉप द वॉर, जंग को बंद करो। इजराइल मस्ट हीड का मीनिंग क्या होता है, ध्यान देना। तो इजराइल को ध्यान देना चाहिए, पे अटेंशन टू, किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, द यूएनएससी रेजोल्यूशन। तो यूएनएससी एक बॉडी है जो सारी वर्ल्ड की बॉडी है, जिसका काम ही है कि भाई शांति स्थापित हो पूरी कंट्री में, पूरी वर्ल्ड में। तो इसका जो रेजोल्यूशन मीन्स इसने जो एक तरीके से डिसीजन लिया है, इसने रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सारी कंट्रीज मिलके एक डिसीजन लिया और यूएनएससी का रेजोल्यूशन बन गया। और रेजोल्यूशन क्या है, फॉर अ सीज फायर, कि भाई लड़ाई को रोक दो। तो इसराइल को उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और लड़ाई को रोक देना चाहिए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं। 5.5 months आफ्टर, 5.5 महीने बाद, किसके 5.5 महीने बाद, इसराइल का जो असॉल्ट मीन्स अटैक जो स्टार्ट हुआ था ऑन गाज़ा बिगैन। तो इसराइल ने जो गाज़ा पे अटैक किया था, इन विच जिसमें 32,000 पैलेस्टीनियंस को मार दिया गया था, हैव बीन किल्ड। अनदर 74,000 इंजर्ड, 74,000 लोग घायल थे। मोर देन 90% ऑफ द एनक्लेव्स मीन्स उस एरिया की जो पॉपुलेशन थी उसका 90% ज़्यादा डिस्प्लेस हो गई थी, उनका घर उनसे छिन गया था, उनको अपने घर को छोड़ के जाना पड़ा था। एंड नियरली ऑल ऑफ देम, और लगभग सारे के सारे पुश्ड उनको ढकेला गया था एक डिवास्टेटिंग मीन्स तबाह कर देने वाली हंगर क्राइसिस में, मतलब भूख में। तो इसके 5.5 महीने बाद जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी, उसने मार्च 25 को कॉल फॉर मीन्स डिमांड की है। क्या डिमांड की है, एंड इमीडिएट मीन्स तुरंत के तुरंत सीज फायर, लड़ाई को रोक दिया जाए, एंड रिलीज, और सबको बरी कर दिया जाए, जितने भी होस्टेजेस में जो लोग बंदी हैं, जो लोग प्रिजनर्स हैं, जिसको हमास ने अपने पास बंदी बना के रखा हुआ है, उन सबको रिलीज कर दे, ऐसा यूएनएससी ने बोला। द यूनाइटेड स्टेट्स विच हैज़ वीटोड एवरी यूएन रेजोल्यूशन, इसने वीटो किया। वीटो क्या होता है बेटा, वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होती है, जैसे 5 कंट्रीज़ हैं, एक किसी जजमेंट को लेने वाली है, 4 कंट्रीज बोल रही हैं ऐसा कर दो, एक कंट्री ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और बोला कि ये नहीं होगा। तो वीटो पावर का मतलब होता है कि आपके पास वो पावर, आप किसी भी डिसीजन को रोक सकते हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स बार बार यही कर रहा था, यूएन बार बार रेजोल्यूशन ले रहा था कि भाई लड़ाई को रुकवाओ, लेकिन जो यूएस है वो बार बार क्या कर रहा था, अपनी वीटो पावर का यूज़ कर रहा था। और क्या कर रहा था, अर्लियर दैट कॉल्ड, तो पहले इसको आगे पढ़ते हैं। यूएस जिसने वीटो किया है हर यूएन रेजोल्यूशन को, कौन सा रेजोल्यूशन को, जिसने तुरंत बोला कि तुरंत की तुरंत लड़ाई रोकी जाए गाज़ा में, तो यूएस हमेशा वीटो कर देता था, यूएस हमेशा उस डिसीजन को रोक देता था। लेकिन इस बार यूएस ने इस टाइम एब्सटेन किया, उसे डिसीजन को रोका नहीं। यूएस ने भी बोला कि वॉर को रोक दिया जाए, सिग्नलिंग अ चेंज, जो कि क्या शो कर रहा है कि एक बदलाव है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी में टुवर्ड्स द वॉर। तो बाइडन जी की पॉलिसी अब थोड़ी सी बदल रही है। पहले वो पूरी तरीके से कहते थे कि वॉर को मत रोको, जब भी यूएन कोशिश करता था कि एक सब लोगों की सहमति आ जाए, वॉर रुक जाए, तो यूएस हमेशा अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता था। ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, जितने भी बाकी मेंबर्स हैं, इसमें ब्रिटेन भी आता है, विच अनटिल रिसेंटली, अभी तक उन्होंने रजिस्ट किए थे, मतलब वो क्या थे, रजिस्ट कर रहे थे, खिलाफ थे, किसी से खिलाफ थे, कॉल्स टू बैक अ सीज फायर, जो कह रहे थे कि सीज फायर को सपोर्ट करने की जो बातें थी उसके खिलाफ थे, उन्होंने भी रेजोल्यूशन के लिए वोट कर दिया। मतलब अब हर कंट्री चाहती है कि लड़ाई रुक जाए, जितने भी मेंबर्स हैं यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के, वो सब चाहते हैं कि लड़ाई रुक जाए। इसराइल रिस्पॉन्डेड एंग्रीली, लेकिन इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने बहुत ही गुस्से से इस चीज़ का रिस्पॉन्ड किया, उसने कैंसिल कर दिया एक प्लान्ड विजिट, उसका विजिट था ऑफ 2 प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे विजिट था, वो भी उसने कैंसिल कर दिया। इसराइल को बहुत गुस्सा आया इस चीज़ पे। तो पूरी समरी क्या है, पूरी समरी यही है कि भाई यूएनएससी ने बोल दिया है इसराइल को कि भाई तुम्हें अब लड़ाई रोकनी पड़ेगी, लड़ाई को रोक दो। सब ने कंट्रीज अब यही चाहते हैं कि लड़ाई रुक जाए। तो दिस वॉज द मेन आइडिया। समझ आया सभी को? चलिए ग्रामर देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, मुझे जल्दी से उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा।
ये बता दो एक्टिव है या पैसिव है, इसका टेंस बता दो, इसका सब्जेक्ट बता दो, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, इसका सब्जेक्ट बता दो, इसका सब्जेक्ट बता दो। हाँ, अपॉस्ट्रोफी इसके बाद हमेशा नाउन आता है, तो असॉल्ट क्या हो गया बेटा, नाउन हो गया। हैव बीन किल्ड, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। कौन से टेंस का पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। कॉल्ड फॉर, ये दो कॉमा कॉमा के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब इस कॉल्ड फॉर का सब्जेक्ट कौन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। रिलीज क्या है, कॉल्ड फॉर दिस एंड दिस, रिलीज यहाँ पे नाउन है, वर्ब नहीं है। किसने एब्सटेन किया, ये देखो कॉमा कॉमा के बीच में है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब इस एब्सटेन का सब्जेक्ट भी क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स। वोटेड का सब्जेक्ट क्या है, ये देखो कॉमा कॉमा के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी कॉमा कॉमा के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब इस वोटेड का सब्जेक्ट क्या है, अदर मेंबर्स, ऑल अदर मेंबर्स इसका सब्जेक्ट है। कितने लोगों के सारे सही निकले। अच्छा, प्लान्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, विजिट नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो प्लान्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, पास्ट पार्टिसिपल, तो प्लान्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहूस, तो इनका जो क्लोज कैबिनेट एड्स है, मतलब जो इनके मेंबर्स हैं साथ के, एड्स मीन्स जो हेल्प, वैसे एड का मतलब क्या होता है, जो हेल्प करता है, टू हेल्प, तो यहाँ पे एड्स, एड का मतलब क्या है, जो साथी हैं। टू वॉशिंगटन, जो वॉशिंगटन के नज़दीक हैं। एंड बैक्ड बाय चाइना एंड रशिया, और सपोर्ट किसने किया, बैक्ड मीन सपोर्टेड, चाइना एंड रशिया ने। ब्लास्टिंग द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन को ब्लास्ट करते हुए, मतलब उन्होंने फॉर नॉट कंडीशनिंग अ सीज फायर ऑन द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, मतलब इस सेंटेंस थोड़ा अजीब सा बना है, एक सेंटेंस से पहले भी कुछ है क्या, अच्छा ओके, हाँ ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं था। तो उन्होंने एक प्लान्ड विजिट को कैंसिल किया, कहाँ की प्लान्ड विजिट को कैंसिल किया, जो प्राइम मिनिस्टर के जो, एक सेकंड, इजराइल रिस्पॉन्डेड एंग्रीली, उन्होंने एक प्लान विजिट को कैंसिल किया जो प्राइम मिनिस्टर के बेंजामिन नेतन्याहू के जो क्लोज कैबिनेट एड्स थे, मतलब जो उनके बहुत ही नज़दीकी लोग थे, उनकी प्लान विजिट को कैंसिल कर दिया। कहाँ पे वो प्लान विजिट होने वाली थी, वॉशिंगटन में वो प्लान विजिट होने वाली थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया। और बैक्ड बाय चाइना एंड रशिया, चाइना और रशिया ने इस चीज़ को सपोर्ट किया। ब्लास्टिंग द रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन लिया यूएनएससी ने, उसके ऊपर बहुत गुस्सा दिखाते हुए, फॉर नॉट कंडीशनिंग अ सीज फायर ऑन द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, और उन्होंने क्या बोला कि भाई उनको नहीं लगता कि मतलब सीज फायर की कंडीशन, मतलब इसराइल ने इसको सपोर्ट ही नहीं किया, इसराइल को बहुत गुस्सा आया इस चीज़ को लेके, उसने अपने दो लोगों की विजिट को भी कैंसिल कर दिया, और रेजोल्यूशन को भी फॉलो नहीं करने से रेजोल्यूशन को भी फॉलो करने से मना कर दिया। वो चाहता ही नहीं है कि कोई भी सीज फायर हो इस चीज़ को लेके। बट बिनेथ द एंगर, इस गुस्से के नीचे क्या है, इस गुस्से के नीचे, एंड आउटबर्स्ट, इस आउटबर्स्ट में गुस्सा, इसके नीचे क्या है, इसराइल की कमज़ोरी है। क्या कमज़ोरी है, इसराइली लीडर्स हैव रिपीटेडली सेड, उन्होंने लगातार बोला है रिसेंट वीक्स में, दैट एन इन्वेजन ऑफ रफा, कि जहाँ पे जो अटैक हुआ, इन्वेजन मीन्स जो अटैक हुआ, जो कि सदर्न मोस्ट टाउन है, जहाँ पे लगभग 1.4 मिलियन पैलेस्टीनियंस हैव बीन क्रैब्ड उंडो, उनको भर दिया गया है। क्रैब्ड उंडो का मीनिंग क्या होता है, कंट्रोल किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनको भर दिया गया है। वॉज इन दी ऑफरिंग, वो आने वाला है।
तो इसराइल ने क्या बोला, इसराइल ने बोला कि हम जो है यहाँ पे अटैक करने वाले हैं, वॉज इन दी ऑफिंग मीन्स अबाउट टू हैपन। इट वुड बी हाईली इनअप्रोप्रिएट, ये चीज़ बहुत गलत होगी। आफ्टर 14 मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, यूएनएससी के 14 मेंबर्स ने क्या डिमांड किया कि तुरंत की तुरंत सीज फायर किया जाए, वॉर को रोका जाए, और अगर इसराइल इसके बाद अटैक करता है रफा पे, फॉर इसराइल टू लॉन्च एन अटैक ऑन रफा, अगर इसराइल इसके बाद अटैक करता है वहाँ पे, तो क्या होगा, ये चीज़ बहुत गलत होगी। इस अटैक पे क्या हो सकता है, इस अटैक में अनदर ब्लड बाथ हो सकता है, मतलब बहुत ही गंदी लड़ाई हो सकती है, खून की नदियाँ बह सकती हैं। द लेटेस्ट वॉर, जो ये लेटेस्ट लड़ाई हुई है, वॉज ट्रिगर्ड बाई, क्यों हुई थी, इसकी शुरू कैसे हुई थी, जब हमास ने अक्टूबर 7 पे क्रॉस बॉर्डर अटैक किया था। तो हमास ने अटैक किया था वेयर एटलीस्ट जहाँ पे 1200 इसराइलीज को मार दिया गया था। इसराइल इसलिए गुस्से में भड़क के इसराइल ने अटैक किए थे। इसराइल हैड द सिंपथीज, और उस दिन इसराइल को वर्ल्ड की सिंपथी मिली थी, दया मिली थी, सॉलिडारिटी मिली थी, यूनिटी मिली थी वर्ल्ड की ऑन दैट डे। तो अक्टूबर 7 को ये लड़ाई शुरू कब हुई थी, लड़ाई शुरू हुई थी जब हमास ने इसराइल पे अटैक किया था। अक्टूबर 7 को इतने सारे लोगों को मारा था, फिर इसराइल ने काउंटर अटैक किया था, और ऐसे ऐसे करते करते ये लड़ाई बढ़ती चली गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है, बट वॉट इसराइल डिड, लेकिन उसके बाद इसराइल ने क्या किया, इन सब्सिक्वेंट मंथ्स, आगे आने वाले महीनों में क्या किया, वॉज टू पनिश द एंटायर पॉपुलेशन। इसराइल ने गलत क्या किया, इसराइल ने सबको पनिश कर दिया, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ गाजा, गाजा की सारी पॉपुलेशन को, सब लोगों को पनिश किया। फॉर वॉट हमास डिड, हमास ने किया, लेकिन भुगतना किसको पड़ा, सब लोगों को भुगतना पड़ा। विच टर्न, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन जो था, सारी कंट्रीज़ का जो ओपिनियन था उसके खिलाफ हो गया। इफ इसराइल, अगर इसराइल एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मीन्स इवेलुएशन, ऑब्जेक्टिव मीन्स डेटा के ऊपर, अगर इसराइल एक पूरा का पूरा सिचुएशन को समझे जांचे, तो इट शुड इमीडिएटली, तो इसराइल को क्या करना चाहिए, तुरंत की तुरंत अबाइड बाय, फॉलो करना चाहिए यूएनएससी का रेजोल्यूशन, तुरंत की तुरंत लड़ाई को रोक देना चाहिए, और डिक्लेयर कर देनी चाहिए एक सीज फायर, मतलब एक रेजोल्यूशन को फॉलो करो, तुरंत की तुरंत लड़ाई को रोक दो। दी अक्टूबर 7 अटैक जो था इट सेल्फ, वो एक बहुत ही बड़ा, मैसिव, मैसिव मीन्स ह्यूज, तो अक्टूबर 7 का जो अटैक था वो बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फेलियर था, जिसके लिए मिस्टर नेतन्याहू को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उनकी वजह से हुआ, वो सिक्योरिटी को स्ट्रांग नहीं कर पाए। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, लेकिन उन्होंने ये तो किया नहीं, अपनी सिक्योरिटी को, अपनी इंटेलिजेंस को तो स्ट्रांग बनाया नहीं, अपनी गलती तो मानी नहीं। उन्होंने क्या किया, ही वेंट टू वॉर विद फुल फोर्स, पूरी ताकत के साथ लड़ने में चले गए, विदाउट प्रॉपर अचीवेबल टारगेट्स, मतलब उन्होंने टारगेट भी नहीं फिक्स है कि मुझे इन्हीं लोगों के ऊपर अटैक करना है, नहीं, उन्होंने सबको एक साथ पनिश कर दिया। आफ्टर मंथ्स लॉन्ग फाइटिंग, इतने लंबे, इतने महीनों से लड़ाई चल रही है, इसराइल हैज़ टर्न मच ऑफ गाजा इनटू रबल, इसराइल ने बहुत बड़ा हिस्सा उसको क्या मलबा बना दिया, मतलब सब कुछ तबाह कर दिया है। बट हैज़ नीदर डिस्ट्रॉयड हमास, लेकिन हमास को तबाह नहीं कर पाया, ना ही वो बचा पाया उन लोगों को जो बंदी है, ना, नॉट रेस्क्यूड हॉस्टेजेस, जो बंदी बना के रखे हुए हमास ने इसराइल को, उन लोगों को भी नहीं बचा पाया। द प्रोलॉन्ग्ड वॉर, जितने लंबे टाइम से लड़ाई चल रही है, हैज़ क्रिएटेड, इसने फिजर्स, फिजर्स मीन्स दूरियां क्या पैदा कर दी हैं, विद इन द नेतन्याहू कैबिनेट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में दूरियां आ गई हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज इमेंसली अनपॉपुलर, जो प्राइम मिनिस्टर है वो अनपॉपुलर है, मतलब लोग उनको पसंद नहीं कर रहे, इमेंसली मीन्स ह्यूजली, बहुत बड़े लेवल पे। एंड इज कोलिशन पार्टनर्स, और जो उनके गठबंधन के साथी हैं, गठबंधन की उन्होंने सरकार बनाई, तो जो उनके साथी हैं वो भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो पूरे पैराग्राफ में वही लिखा हुआ कि इसराइल ने जो किया गलत किया, सारे कंट्रीज इसराइल के खिलाफ हो चुकी हैं, इसराइल खुद भी अंदर से अब उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहा है, उसकी जो गवर्नमेंट है उसमें बीच में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लास्ट पैराग्राफ नहीं हो गया ख़त्म, नहीं एक और पैराग्राफ है, यस रीड इट।
हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? द वॉर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, इस वॉर ने क्या बढ़ा दिया? इसराइल का आइसोलेशन, इसराइल अब अकेला हो चुका है। विद टेंशंस राइजिंग इन इट्स टाइज, टेंशंस बढ़ रही हैं उसके रिश्तों में, उसके जो क्लोज पार्टनर्स थे उनसे साथ भी वो टेंशंस बढ़ रही हैं, यूएस के साथ भी टेंशंस बढ़ रही हैं इसराइल की। इफ़ इसराइल कंटिन्यूज द वार, अगर इसराइल जो है लगातार लड़ाई करता रहता है, विद नो क्लियर एंड इन साइट, मतलब नज़र में उसके कोई अंत ही ना हो और लगातार लड़ाई करता रहे, तो वो क्या करेगा? इट विज ओनली वर्सन, वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेगा अपने डोमेस्टिक, जो उसकी कंट्री में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको और ख़राब कर लेगा। जो इंटरनेशनल चैलेंजेस है, जो बाहर की कंट्री से वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उनको और ख़राब कर लेगा। इट इज़ फेसिंग बिसाइड्स, और साथ के साथ क्या करेगा? और भी बहुत ज़्यादा पैलेस्टीनियंस को मार देगा इन द डिफेंसलेस। कौन से गाजा में? जिसके पास कोई डिफेंस नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जो बैटर्ड है, जो तबाह हो चुका है, बिसीज्ड है, घेर लिया गया है, बॉम्ब्ड आउट है, बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं गाजा पे, तो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पैलेस्टीनियंस को मारेगा। मिस्टर नेतन्याहू के पास अब दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस क्या है? ही कैन टेक द मैसेज फ्रॉम द यूएनएससी सीरियसली, तो यूएनएससी ने जो बोला है कि लड़ाई को रोक दो, उसको वो ले सकते हैं, मैसेज को समझ सकते हैं और वॉर को रोक सकते हैं। एंड अलाउ, और तुरंत की तुरंत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और गाजा में हेल्प भेज सकते हैं, और बातचीत कर सकते हैं हमास के साथ इंटरनेशनल मीडिएटर्स के थ्रू। और क्या कर सकते हैं वो? मीडिएटर्स कौन है? जो बीच के लोग होते हैं, मतलब उनके थ्रू बातचीत कर सकते हैं हमास के साथ कि वो उनके सारे के सारे बंदियों को रिलीज़ कर दे और अपनी जो फोर्सेस हैं उनको वापस ले ले फ्रॉम दी एनक्लेव। तो एक रास्ता तो मिस्टर ये नेतन्याहू के पास ये है कि वो यूएनएससी का मैसेज समझें, लड़ाई को रोकें, गाज़ा में लोगों की हेल्प करें, हमास के साथ बातचीत करें कि वो उनके हॉस्टेजेस को, बंदियों को फ्री कर दे और अपनी फोर्सेस को वहाँ से हटा लें। दूसरा रास्ता क्या है? ही कैन कॉन्टिन्यू टू लीड हिस कंट्री, वो अपनी कंट्री को लीड करते रहें इन द डार्क, बहुत ही ख़राब सिचुएशन में, इन अ स्टेट ऑफ परमानेंट वॉर, वो लगातार लड़ाई करते रहें। दूसरा सोल्यूशन ये है। अब मिस्टर नेतन्याहू को सोचना है कि उनको किस सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। समझ आए? फर्स्ट आर्टिकल क्रिटिकल है भाई, ऑथर ने बुराई करी है इसराइल की कि इसराइल जो कर रहा है बहुत बहुत गलत कर रहा है। एनालिटिकल भी है, ऑथर ने फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपना ओपिनियन भी दिया है। इस तरह की टोन को हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल टोन बोलते हैं। क्लियर हुआ फर्स्ट आर्टिकल सभी को? एवरीवन? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। अ क्राई फॉर हेल्प, मदद के लिए चीख। अ कॉल फॉर रिफ्लेक्शन, एक मौका है कि भाई सोच लो और एक्शन ले लो। देखते हैं ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं। स्किमिंग करेंगे और मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। रीडिंग नहीं करनी है, स्किमिंग करनी है। स्किमिंग से सिर्फ मेन आइडियाज बताना है मुझे। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी स्किमिंग कर सकते हैं। तो अभी जो क्लाइमेट है इंडिया में वो बहुत सारी चिंताओं को उठा रहा है, बच्चों के डेवलपमेंट की। जो चीज़ें बदल रही हैं वो ना केवल यूथ में सैडनेस, दुख लेके आ रही है, बल्कि एक स्ट्रेस का कॉज भी है उनके एकेडमिक एफर्ट्स में। इसकी वजह से बच्चे जो हैं एक बहुत ही ख़राब बहुत ही ख़राब रास्ते पे चले जाते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं। 2023 में रिपोर्ट्स थी कि जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कोटा में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से 15 बच्चे 2022 में मर गए, 18 2019 में, 20 2018 में। कोविड के टाइम पे तो डेटा ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे उस समय ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए थे या वो वर्चुअली ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे थे। हर साल लगभग 2 लाख बच्चे जो है हर इंडिया के कॉर्नर से कोटा में जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि भाई बहुत सुसाइड्स हो रही हैं, बहुत प्रेशर हो गया है। फिर ऑथर ने डेटा दिया कितनी सुसाइड्स कब हुई। कोविड के टाइम का तो डेटा नहीं है क्योंकि कोचिंग सेंटर्स बंद हो चुके थे, और हर साल 2 लाख बच्चे कोटा से जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके स्किमिंग करेंगे, ठीक है? तो कोटा जाते हैं एक्सेलेंस की सर्च में, रिगरसली प्रिपेयर करने के लिए फॉर कोविड। कोविड मीन्स बहुत डिज़ायर्ड जो उनका जेई पेपर के लिए, नीट के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है। फिर रेसिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो एनरोल करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि कोटा की इकॉनमी ग्रो करती है, इसकी वजह से बहुत रेवेन्यू आता है कोटा में इन एजुकेशनल परस्यूट्स की वजह से जो बच्चे आते हैं। बच्चे अपने गोल्स को परस्यू करते हैं। जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत कदम अच्छे, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सोम्बर है, मतलब डार्क है, मतलब अच्छे नहीं है। हॉस्टल्स नहीं, तो बच्चे अपने गोल्स को परस्यू करते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसने बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत सोमरे में बहुत सीरियस कदम भी उठाए हैं। उसमें एंटी सुसाइड फीचर्स डाले गए हैं हॉस्टल्स में, जिसमें डिवाइसेस हैं जो सीलिंग फैन से फिक्स्ड हों, जिससे कि बच्चे जो है अपने आप को हार्म ना कर सकें। आयरन ग्रिल्स हैं बालकनीज़ में, पैसेज वेज में। तो बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि एंटी सुसाइड फीचर्स को हॉस्टल्स में लगाया जाए, ऐसा कोटा में चल रहा है।
नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे। लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल है कि 25,000 पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन हैं, उन सब में यूनिफॉर्मिटी, सब लोग रूल्स को फॉलो करें। एक और कदम उन्होंने क्या उठाया कि लोकल गवर्नमेंट ने जितनी भी रूटीन टेस्टिंग होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, उसको रोक दिया है फॉर ओवर 2 मंथ्स एज अ टेम्पोररी मेजर। तो इस चीज़ को रोक दिया है। हॉस्टल स्टाफ को भी ट्रेन किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है कि अपने जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं उनके वेलफेयर के साथ डील करें। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी होती है मेस में, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, काउंसलिंग दी जाती है, बच्चों के वेलफेयर पे एम्फेसाइज किया जाता है। कोटा पुलिस ने भी हॉस्टल वार्डन्स को और ज़्यादा पुश किया है, मतलब मोटिवेट किया कि वो और ज़्यादा प्रोएक्टिव बन जाए, पहले से ही कदम उठाएं। कैंपेन्स चलाते हैं, जैसे दरवाजे पे दस्तक, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे यहाँ आओ, वार्डन से बात करो। किचन वर्कर्स को भी एनकरेज किया जा रहा है। तो बेसिकली ऑथर स्टेप्स बता रहे हैं कि कोटा में क्या क्या हो रहा है जिससे बच्चे सुसाइड की तरफ ना जाए। कोई प्रॉब्लम है बात करो भाई, काउंसलिंग दी जाती है, सपोर्ट दिया जाता है, वहाँ के लोगों को, स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे स्किमिंग करेंगे। तो उनको बोला कि आप हमें तुरंत बताओ अगर आपको लगता है बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चे अपना खाना पूरा का पूरा छोड़ रहे हैं। मॉडर्न इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत कम सीट्स हैं कॉलेजेस में, हाई फीस है। इन सब की वजह से एक ऐसा कॉम्पिटिशन, एक ऐसा क्लाइमेट बन गया था, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं और इस इशू पे ध्यान देना चाहिए। इतना ज़्यादा बच्चों के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, फिर बच्चों के ऊपर पेरेंट्स जो है प्रेशर डालते हैं, बच्चों की विशेज़ को नहीं समझते हैं। कुछ बच्चों के साथ ज़बरदस्ती भी की जाती है कि भाई आपको टॉप पे रहना है, फर्स्ट आना है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। फिर बाकी बच्चों को फोर्स किया जाता है, अर्ज मोटिवेट किया जाता है कि आपको यहीं पे एडमिशन लेना है, सपना बना दिया जाता है कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी। फिर जॉब्स नहीं है, इतनी कम सीट्स हैं, तो ये सब क्या करता है, बच्चों के ऊपर इमेंस प्रेशर डाल देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्किम करेंगे। बहुत सारे बच्चों की बुराई की जाती है, जो बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ये सब डिमांड का जो वेट है ये नहीं टॉलरेट होता बच्चों से। बच्चे उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते जो लोगों की डिमांड होती है। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हम इससे बच लेते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। एक स्टडी हुई जिसने बताया कि 61% ऑफ ग्लोबल सुसाइड जो है एशिया में हो रही है। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं इस ब्रैकेट में जिनके पास पैसे की नहीं होते, पैसे की कमी होती है, जिसकी वजह से बच्चों को एजुकेशनल रिसोर्सेज नहीं दे पाते हैं, कोचिंग और ट्यूशन नहीं दे पाते हैं। ये सपोर्ट नहीं होता है तो बच्चे के ऊपर और प्रेशर आता है कि भाई मुझे एग्ज़ाम में और ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, क्योंकि उसके पास वो सपोर्ट भी नहीं होता है और फिर भी उसे सक्सेसफुल होना होता है। और फिर उसको जब सक्सेस नहीं मिलती है तो ये ट्रेजेडी हो जाती है बच्चे के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ। फिर ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो भी बच्चों को बहुत डांटते हैं, बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, डांटते हैं। जबकि उनको एनकरेज करना चाहिए, बच्चों को हेल्प करनी चाहिए, लेकिन बच्चों को डांटते हैं। फिर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जब वो पूरी नहीं कर पाते बच्चे, तो वो उनको ऐसा बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील होता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, ऐसा बहुत दुखी फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, हैरेस्ड फील करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कैसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए जहाँ पे हम बच्चों को समझ पाएँ, हम समझ पाएँ कि भाई क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं बच्चों के साथ और उन नेगेटिव चीज़ों को एलिमिनेट करें। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब सोसाइटी को, कि वो सपोर्टिव बने, अकोमोडेटिव बने और इन बच्चों को सपोर्ट करें, इन यंग लाइफ्स को सपोर्ट करें। अच्छा था ना आर्टिकल? चलो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और लेटर सभी लोग एक बार रीड कर लेंगे। चलो मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने वर्ड्स याद हुए। सॉम्ब्रे मीन्स डार्क और ग्लूमी। सीज फायर लड़ाई को रोक देना। बिसीज्ड घेर लेना, कहाँ गया घेर लेना, कह सकते हैं सब्जेक्टेड टू इंटेंस प्रेशर, तो ये हो गया। ये तो मतलब एक जैसे सही वर्ड्स हैं ये, है ना, बिसीज्ड, कोअर्स्ड, जबरदस्ती करना, घेर लेना। एब्सटेंट त्याग देना। EDBAC स्कोर्स एवरीवन। 7 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है, सबकी जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। जो जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हमारी टीम की तरफ से एक बुक भी उसके घर भिजवाई जाएगी जिसका नाम कल पिन भी हो जाएगा बच्चे का। मेक श्योर कीजिए कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें, ठीक है। जो बच्चे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, मुझसे बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर ग्रंथ कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, परफेक्शन नया परफेक्शन स्टार्ट हो रहा है उस परफेक्शन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, वो आज के आज ही सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। कोड लगाओगे NB25,
25% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफ़र 2-3 दिन और चलेगा क्योंकि नया परफेक्शन स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले पहले चलेगा। और आपका जो नया परफेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो 29 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो मेक श्योर करो कि आप उससे पहले सब्सक्रिप्शन ले लो, क्लासेस को देख लो, समझ लो, चीज़ें कर लो, जिससे कि फिर आप क्लासेस में आना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कंप्लीट क्लासेस लेनी है, इंग्लिश नहीं पढ़ना आपको, क्वांट्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जी भी पढ़ना है, कंप्लीट तैयारी करनी है, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें भी आप कोड लगाओगे निमेशा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लो, @निमेशा मैम, @मैम निमेशा। यहाँ पे आपको सारे PDF, सारी मैगजीन्स मिलती रहेंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं है? चलिए, तो मिलते हैं। आई नो बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड हैं परफेक्शन के नए पार्ट के लिए, तो मिलते हैं परफेक्शन के नए पार्ट में 29 मार्च को। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।